मानव समाज के विधान और व्यवस्था की दृष्टि से व्यक्तियों को दो श्रेणियों में बांटा और देखा जा सकता है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल में फिर दो वर्ग हैं, जो कानून को मनवाते हैं, दूसरे जो कानून मानते हैं। इस तरह के लोग समाज के रक्षक और आधार होते हैं। सभ्यता और संस्कृति इन्हीं पर टिकी होती है। समाज का अधिकांश भाग जब तक इन दोनों प्रकार के आदमियों को लेकर बनता है, तब तक समाज में अनुशासन और स्थिरता बनी रहती है। किंतु सत्य स्थिरता से घिरा नहीं है, न अनुशासन से परिबद्ध। काल भी सत्य ही है, काल जो बनने और मिटने का आधेय है। अतः स्थिरता सिद्ध ही नहीं है, गति भी आवश्यक है। जीवन अस्तित्व से अधिक कर्म है। उन्नति, प्रगति, परिवर्तन आदि इसी जीवन की परिपूर्णता के अंग हैं। इसलिए समाज में प्रतिकूल व्यक्ति की भी आवश्यकता है, उसकी उपयोगिता भी है। वह प्रतिकूल है, न वह शासक है न शासित। विद्रोही उसे कहो तो कह सकते हो। शासक के मुंह लगने की चिंता भी उसे नहीं है, न पिचकर दब बैठना ही उसके मान की चीज है। वैसे व्यक्ति के लिए अदालत बैठी है, जेल खाना खड़ा है और पीनल कोर्ट में निर्णीत सजाएं मुद्रित हैं। ऐसे लोग अव्यवस्था पैदा करते हैं। अंततः यही लोग उन्नति और प्रगति भी पैदा करते हैं। जब मानव समाज में इस प्रकार के लोगों की अनुपात से अधिकता होती है, तब विप्लव और क्रांतियां हुआ करती हैं। उनको अपराधी संज्ञा से सुविधापूर्वक निर्दिष्ट किया जा सकता है। इन अपराधियों की भी दो श्रेणियां हैं। एक तो वे जो खुलकर अपराध करते हैं। वे अपराध करने को सत्याग्रह और फांसी चढ़ने को शहादत कहते हैं। कानून तोड़ने को वे अपना धर्म तक बना लेते हैं। विद्रोह उनका कर्म मार्ग है, विप्लव जीवन। वे ऐसे चोर हैं जो सीना जोर भी हैं। अपराधी खुल्लम खुल्ला बनकर वे समाज के नेता और इतिहास के उन्नायक बनते हैं। इस प्रकार के अपराधी पीछे आकर बहुधा शासक श्रेणी में भी परिवर्तित होते देखे जाते हैं। अपनी अपराध वृत्ति के कारण तात्कालिक सरकारों द्वारा वे सदा दंडनीय होते हैं, परंतु अंततः अपनी उस अपराध वृत्ति में दुर्दमनीय उद्दंडता एवं सत्यबोध के कारण इतिहास मान्य पुरुष भी वे होते हैं। अपराधी श्रेणी का दूसरा भाग नैतिक अपराधी के नाम से पुकारा जाता है। यह भाग बहुधा ऐसा होता है जिसके लिए अपराध वृत्ति लगभग एक पारिस्थितिक अनिवार्यता है। भूख से लाचार हो गए तब चोरी कर ली, गुस्सा चढ़ाया मार बैठे, ठानी तो लट लेकर फैसला कर डाला, कामोन्मादवश बलात्कार जैसे कृत्य कर गुजरे, आदि आदि। पहले पहल लाचारी में कुछ अपराध बन गया, फिर करते करते उसकी बांध सी ही चल पड़ी। नैतिक अपराधी अधिकांश ऐसा ही व्यक्ति होता है। वह लगभग परिस्थितियों का शिकार होता है, विवश और अपराध के संबंध में लज्जित। सीना जोर पर नहीं होता, बेचारा ही होता है। अपराध में उसे दुख और क्षमा की आशा होती है। वह सीधा साधा आदमी होता है, घर कुटुंब वाला होता है, अपने प्यारों को प्यार करता है, परायों से बेमतलब रहता है, और जो उसका दुश्मन है बस उसका ही दुश्मन है। अपराध उसके भीतर न संकल्प की भांति रहता है न वृत्ति की भांति। परिस्थितियों का तर्क ही उसे अपराध में ले जाता है। ऐसा बेचारा आदमी निम्न, हीन, तिरस्करणीय नैतिक अपराधी गिना जाता है। दूसरा है जिसे अपराध में गौरव है। वह अपने अपराध में क्षमा प्रार्थी नहीं, प्रत्युत हटी है। उसके संबंध में अपराध की अनिवार्यता तनिक भी प्रकट नहीं है। वह गुस्से की मदद से नहीं, सिद्धांत की मदद से हत्या करता है। पेट की जरूरत से नहीं, आदर्श की प्रेरणा से डाके डालता है। अपने या अपने कुनबे के लिए नहीं, जाने किस और बड़ी चीज का नाम लेकर कानून का सामना करने को आगे आता है। संक्षेप में वह कानून को तमाचा मारते हुए भी उसी कानून के मुंह के सामने शहजोर बनता है। ऐसा आदमी नैतिक अपराधी नहीं,
राजनैतिक अपराधी समझा जाता है। पहले प्रकार का आदमी तो कानून की मुट्ठी में अभियुक्त है, कैदी है। दूसरी तरह का आदमी यह होकर भी मानो सरकार का प्रार्थनीय होता है और स्मरणीय माना जाता है। मुझ में ही भला और क्या बात थी। यही तो कि जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आपने यह किया, तब मैंने कहा हाँ मैंने किया। उसके बाद मैंने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे और भी बातें कहीं, जिनमें एक यह भी थी कि मैंने कानून को तोड़ा, क्योंकि वैसा न करना मेरे लिए बेइज्जती हो जाती। मुझे दुख नहीं है कि मैंने वैसा किया, और आप जो सज़ा देंगे उसे धन्यवाद पूर्वक मैं ले लूँगा। यह कहना होगा कि इस शहज़ोरी के कारण मजिस्ट्रेट ने मुझे 1 लाश दे दिया। आप जानते हैं कि कानूनी निगाह में आदमी आदमी सब बराबर हैं, किंतु आप यह भी जान सकते हैं कि आदमी कभी ना सब बराबर हुए हैं और ना होंगे। वह आदमी ही क्या जो अपनों को औरों से विशिष्ट ना समझे, और वह समझदारी क्या जो आदमी में फ़र्क करना ना जाने। और कानून के रक्षक लोगों को कभी भी अनसमझ नहीं समझा जा सकेगा। यह सच है कि आज हम आवश्यक समझते हैं कि कैदियों में श्रेणियां रहें और हम जैसे ए, बी क्लासों में रखे जाएं। जेल में जब मैं उन कैदियों को देखता हूँ जिनको विधि ने ना जाने अपनी किस ऊंघा नींदी में इस दुनिया में मुझ जैसा आदमी बनने दिया है, तब सरकार की बनाई हुई इन ए और बी क्लासों का तथ्य मुझे सहज ही हृदयंगम हो जाता है। हम लोगों का जेल में रहने का अहाता अलग है। अन्य कैदियों से हमें ना मिलने जुलने देने का ख्याल रखा जाता है और ना हम खुद उनसे मिलना चाहते हैं। हम लोग विशिष्ट हैं और विशिष्टता का घेरा हमारे चारों ओर रहे यह हमें भी अप्रिय नहीं लगता। अहाता छोटा सा है और काफ़ी उद्यम और खर्च करने के बाद हमने 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को सड़क पर कुछ दूर टहल सकने के लिए अपने लिए आज्ञा प्राप्त कर ली है। साफ स्वच्छ सफ़ेद खद्दर के लिबास में पैर में चप्पल डाल आध्यात्म और राजनीति की चर्चा में चलाते और सड़क पर टहलते हुए हम देखते हैं कि और कैदी बड़ी श्रद्धा और बड़े धन्य भाग के साथ हमें देख रहे हैं। उन्हें मालूम है कि हम शहजादों से कम नहीं हैं, लेकिन फिर भी भारत माता के लिए संकट उठा रहे हैं। हम उनके इस विस्मयापन्न आदर भाव को बस एक निगाह से देखते हैं और झट अपनी आध्यात्म और राजनीति की चर्चा में और भी जोर से दिलचस्पी लेते हुए बढ़ते चले जाते हैं। इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, और कई रोज से एक कैदी को देख रहा हूँ। वह हमारे पास तक आकर भी दूर रह जाता है। संकोच भाव से वह हमें नमस्कार करता है और मानो यह अनुभव कर अपने आप लज्जित भी होता है कि हमने कहीं उसका नमस्करण देख लिया तो नहीं। रंग गोरा है, किंतु गोरे से अधिक उसे पीला कहना चाहिए। रक्त उसकी देह में निरा ही निरा बस काफ़ी है, व्यर्थ एक बूंद भी नहीं है। दुबला है और नीचे से उसकी टांगें ज़्यादा एक दूसरे से दूर मालूम होती हैं। बाल बड़े बड़े हैं, कड़े हुए हैं और उनमें तेल पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे दमे का बीमार हो। एक बार तो वह सड़क के इतना किनारे आ गया कि सिवा इसके हमें दूसरा चारा ना रहा कि हम उसे मालूम हो जाने दें कि उसका अभिवादन हमने देखा है। प्रत्युत्तर में जब उस अभिवादन की स्वीकृति भी हमने दी, तब अतिशय धन्य भाव से उसका मुंह खुला आया था और हमने देखा था कि उसके अगले 2 दांतों में सोने की कीलें लगी हुई हैं। हम कभी बाहर आकर कुछ खेल भी खेला करते थे। उस समय भी वह कैदी इधर उधर हमें देखता था। गेंद जब दूर चली जाती थी तब वह दौड़कर उसे ले आता और मानो इस प्रकार हमारी तनिक सेवा कर पाने पर अपने को कृतार्थ अनुभव करता। लेकिन हम एक ऐसा व्यक्ति है जो शब्द के परे अर्थ में उच्च वर्गीय नहीं है। उसकी बौद्धिकता की हम में से किसी पर धाक नहीं है, न उसके व्यवहार में वह वंशगत शालीनता है, लेकिन वह हम लोगों की टोली में सबसे अनिवार्य व्यक्ति है। उससे सबके बहुत से काम सकते हैं। यहाँ के उसके मित्र बन गए हुए लोगों की गिनती में बहुधा ऐसे हैं जिन्हें भद्रजनों की श्रेणी में मरते दम तक न रख सकूंगा। गटगटों को,
चोरों को, लुटेरों को, समाज की इस झूठन को बताइए हम लोग अपने निकट कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन वह हमारा भद्र साथी, भद्र और अभद्र के बीच में जो गहरी रेखा है, मानो उसे देख पाता ही नहीं है। आयास पूर्वक उस रेखा का वह उल्लंघन करता हो, सो भी नहीं। ऐसा हो तो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन उस कम पढ़े लिखे हमारे साथी का हाल तो यह है कि उसे आदमी और आदमी के बीच की रेखा दिखाई तक नहीं देती है। उसकी ऐसी मोटी दृष्टि है। हमारी आध्यात्म और राजनीति की चर्चा में उस कन्हैया लाल को तो हमने सदा पस्त ही देखा है। हमें यह भी संदेह है कि उसकी मोटी बुद्धि में वे तात्विक बारीकियां प्रवेश भी पाती थी या नहीं। एक दिन कन्हैया लाल ने टहलते समय उस कृशकाय व्यक्ति की ओर संकेत करते पूछा, क्या मैं जानता हूं कि वह कौन है? वह कैदी सदा की भांति सकुचाता हुआ सड़क के एक ओर खड़ा था। उसने हमें नमस्कार किया था और हम सिर को स्वीकृति में तनिक झुका देकर फिर उसी प्रकार सड़क पर चलने में तल्लीन रहे थे। मैंने कन्हैया लाल से कहा कि उस तरह के आदमियों को बिना जाने हमारा कोई विशेष काम तो रुका नहीं पड़ा है। तो भी कन्हैया लाल को उसके बारे में कुछ कहना हो तो कहें। कन्हैया लाल ने कहा, वह गढ़वाली है पंडित जी। मैंने साधारण भाव से कहा, अच्छा। कन्हैया लाल बोला, आपको सन 30 की वह गढ़वाली सिपाहियों की घटना याद है ना? वही यह गढ़वाली है। तब मुझ में उस आदमी के प्रति दिलचस्पी जागी। मैंने उसकी ओर देखा। कन्हैया लाल के संकेत पर वह हमारी ओर बढ़ता आ रहा था। भय से वह भीत था और रह रहकर पीछे की ओर देखता था। पास आकर उसने कहा, आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।